नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के साथ सत्र में आपका स्वागत करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वमन क्रिया के बारे में, वमन कर्म के बारे में। वमन एक आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा पद्धति है। स्त्री रोगों में वैसे हम जब पूरा शरीर शुद्धि करनी होती है तभी जाकर वमन का प्रयोग करते हैं, बट आज के सत्र में छोटे छोटे व्याधियों में और जैसे वमन, ये खास करके कफ और पित्त विकृति में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आचार्य कहते हैं कि विरेचन से एक प्रकार से शरीर शुद्धि होती है। विरेचन ये पित्त का शमन करने वाला है, बट वमन करने से पित्त, लाइक हम लोग पित्त को एनहांस करते हैं, पित्त को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अग्निगुण बढ़ता है शरीर का। तो जहां पर भी अग्निगुण बढ़वाना है, जैसे कफ विकारों में जहाँ पे कफ रोग है, कफ दोष का अवरोध है, जैसे पीसीओडी मानिए, आर्तव स्त्रोत की विकृतियां देखिए, उसमें कफ दोष का अवरोध होता है। तो अवरोध जनित संप्राप्ति के जो भी सारे स्त्री रोग के विकार है, उन सभी में हम वमन चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ट्यूबल ब्लॉकेज की केस है, पीसीओडी की केस है, या कफज योनि व्यापक की केस है, श्वेत प्रदर की केस है, इनफर्टिलिटी की केस है। तो इन सभी केसेस में एक और इम्पोर्टेंटली आर्तवक्षय है। आर्तवक्षय में भी हम वमन का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को लेकर आज वमन कैसे करे, किस प्रकार से वो काम करेगा, उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वमन। मेदो दौर्गंधम कफजम रोगवांतश्च मुच्यते, रोगोपशांति रासोवा विशुद्धि लाघवासु। काश्यप आचार्य ने बताया कि वमन जो है खास करके मेदो रोगों में, और जहाँ पे क्लेद संचिति है, जहाँ पे कफदुष्ट है, और कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल है, जो धातु रूपी क्लेद है शरीर में, वो बढ़ गया है, ऐसे सारे केसेस में, जैसे मैंने अभी पीसीओडी का, पीसीओएस का उदाहरण दिया। हमें पता है कि कफदोष का स्थान ये ऊर्ध्व जत्रुगत है, यानी उरस्थान या उरस्थान से रिलेटेड, वहां पर कफदोष का स्थान है। कफदोष का स्थान मेदो धातु भी है। उरह कंठ शिरः क्लोम पर्वाणि अमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वाश्च। तो ये सभी स्थान कफदोष के हैं, और इसीलिए मेजरली कफदोष ऊर्ध्व शरीर में, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो लाइक उरस्थान के फुफ्फुस है, हृदय है, और इन सभी विकारों में हमने देखा कि एचपीओ एक्सिस जो है ये बहुत ही नॉर्मल होना जरूरी है। अगर ये थोड़ा भी एबनॉर्मल हो जाता है तो स्त्री रोगों के कई सारे लाइक व्याधि हमारे सामने आ जाते हैं। तो वोमन नॉर्मल बना देता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के फंक्शन को, इसीलिए वोमन का एक अपना अलग महत्व है। इंडिकेशंस ऑफ वोमन, खास करके मैं आज स्त्री रोगों के ऊपर ही बताऊंगी कि वोमन स्त्री रोगों में किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो लाइक देखिए, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व है, योनि व्यापक आर्तो दोष है, शुक्र दुष्टि है, जहां पर जैसे कई सारी शुक्र की विकृतियां होती है, शुक्र कम बनना हो, या शुक्र की मात्रा कम होना हो, शुक्र की दुष्टि हो, कोई भी टाइप की ग्रंथि, अर्बुद, जो फाइब्रॉइड से लेकर अनेक प्रकार की सिस्ट है, और गाठे है, स्तनार्बुद हो या गर्भाशय का अर्बुद हो, विद्रधि की चिकित्सा है, स्तन्य दृष्टि में बहुत अच्छी तरीके से वमन ये काम करता है। तो ये एक नॉर्मल कुछ इंडिकेशंस मैंने बताया। वैसे हम लोग कभी भी कहीं पर भी वमन का प्रयोग जहां पर आपको लगता है वहां पर कर सकते हैं। इसमें विरेचन और वमन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे विरेचन ये थोड़ा सा एक प्रकार से पित्त का शमन करने वाला बताया है, बट जहां शोधन की बात आती है, शोधन की बात आती है तो वमन ज्यादा उपयुक्त होता है। विरेचन का प्रयोग योनि दोषों में, योनि रोगों में, जहाँ पे गर्भाशय की सूजन है और लाइक गर्भावस्था है, दुष्ट प्रकार से क्षीर दुष्ट हुआ है, वहां पर हम लोग विरेचन का प्रयोग करेंगे। बट बाकी सारे कफजनित व्याधि जो भी है, वहां पर आप स्नेहन, स्वेदन और वमन का प्रयोग करवाइएगा। सो वमन और विरेचन दोनों भी एक प्रकार से ही काम करते हैं। तो इनफर्टिलिटी और कुछ व्याधि ऐसे होते हैं ना जहाँ पे शरीर शुद्धि बार बार करनी पड़ती है, जैसे मानिए टॉर्च पॉजिटिव है, इनफर्टिलिटी है, वहां पर जो भी आपको संयुक्तिक लगे, जैसे कभी वमन करेंगे या कभी हमें जरूरत पड़ी तो वहां पर विरेचन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी एक एक करके, जैसे सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वमन के बारे में बताती हूँ कि वमन किस प्रकार से किया जाए, वमन के आचार्यों ने किस प्रकार से उसका जो इंडिकेशन दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और फिर स्पेसिफिकली हम स्त्री रोगों में, जैसे मैंने अभी सारे ये इंडिकेशंस बताए हैं, तो ऊर्ध्व दोष हरणम, ऊर्ध्व शरीर से जो भी दोषों का हरण होता है उसको हम वमन कहते हैं।
वमन ये कफ के लिए भले ही हो, बट फिर भी वात और पित्त की विकृतियों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जैसे अम्ल पित्त में वमन का प्रयोग आचार्य योगनाथ रत्नाकर बताते हैं। प्राधान्यतः वमन विरेचन ये कफ पित्त के लिए किया जाता है, बट महारोगों में, महाव्याधियों में, जहाँ पे जैसे कुष्ठ है, जहाँ पे बहुदोष प्रधानता है, वहां पे वमन बहुत ही अच्छे से मान्य किया गया है। ये सारे बाकी काय चिकित्सा प्रधान जो व्याधि है, राजएक्समा से लेकर एंड कोई भी रसायन चिकित्सा करनी है तो शोधन करना होता है, उसके पहले मानो आप स्त्री विकारों में भी रसायन चिकित्सा देना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गलगंड है, विसूचिका है, विषदंश है, विषपित्त है, श्वास है, कुष्ठ है, मुख प्रसेक है, और इन सभी में, पांडु में, स्तन्य दृष्टि में, हृदय रोगों में, उन्माद, अरुचि, एनी टाइप ऑफ लिम्फोमा, थायराइड डिस्फंक्शन, और विध्रदी है, अर्बुद है, पांडु है, अपस्मार है, ऐसे कई सारे व्याधि यौमन के लिए योग्य बताए हैं। अवाम्य, अवाम्य की बात आते हैं तो जैसे बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रकार से वात का विकार हो, कोई चिंता प्रसक्त है, भ्रम, दुर्बलता है, बाल रोगों में, गर्भिणी अवस्था में, एंड रुक्ष स्थिति शरीर की हो, वस्तिदान और मूत्राघात, गुल्म, स्थूलता में बहुत ही ज्यादा, और जो हमेशा दुखी रहती हो, प्लीहा रोगों में, ऐसे अर्श में वमन नहीं करना बताया है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट हो सकता है। सभी आचार्यों का अगर विचार करेंगे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट का विचार अगर हमें करना होगा, तो वहां पे वामक द्रव्यों के बारे में बताती हूँ कि वामक द्रव्यों के प्रकृत गुण क्या है। सबसे पहले तो कोई भी वामक द्रव्य आप लेते हैं, जैसे वमनेतु मदन फल, मदन फल वमन द्रव्य में बहुत श्रेष्ठ माना है। तो वामक द्रव्यों में बेसिकली कम से कम वो उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो, व्यववाही हो, विकासी हो, प्रभाव उसका देखना चाहिए कि उसका वामक प्रभाव होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंटली उसका वामक प्रभाव हो। वमन द्रव्यों का संचय कब करना है, उसको कलेक्ट करना है, जैसे औषध द्रव्यों का कलेक्ट करने का एक समय आयुर्वेद के आचार्य बताते हैं। तो वमन में उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा में उत्पन्न होने वाले द्रव्य, शाखा, पत्र, इनका संग्रह वर्षा एवं वसंत ऋतु में करना चाहिए। अगर आप उसका रूट संग्रह करना चाहते हो तो ग्रीष्म ऋतु में करिएगा। वसंत और शिशिर ऋतु में जब नए ये आते हैं ना पौधे, मतलब पत्ते आते हैं और पेड़ में ये नया बाहर आता है, तो वहां पे उसका संकलन करिएगा। अगर आपको किसी वृक्ष के छाल का या दूध का या कंद का संकलन करना हो तो शरद ऋतु में करिएगा। और फूल और फल का करना हो तो भी वो ऋतु अनुसार करें। हेमंत ऋतु में सार का, जैसे खदीर की सार अगर कलेक्ट करनी है तो हेमंत ऋतु में करें। बट आजकल इतना हो नहीं पाता है, हम लोग बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पे अभी तो सीजन भी चेंज हो गए हैं, और हर भाव ये संभव नहीं हो पाता है। बट जैसे गाँव में आज भी इस प्रकार से किया जा सकता है, जहाँ पे ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट का ही तरीका है। जो जैसे हमने देखा कि ड्रग प्रिपरेशन और कोई भी द्रव्य बनाते हैं उसका कल्प बनाते हैं, तो जिसमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ना, उसके लिए भी ये भी जरूरी कि आप उसको संग्रहित कब करते हैं। वमन प्रैक्टिकली लेवल पर मृदु वमन और तीक्ष्ण वमन ऐसे कर सकते हैं। जैसे मृदु वमन कहाँ करेंगे, जहाँ रुग्ण का बल कम है, जैसे राजएक्मा के पेशेंट है और वातरक्त है और पांडु के पेशेंट है, वहां पे मृदु वमन करेंगे। जहाँ पे उन्माद और प्रमेह पीड़िका दोष अधिक उत्क्लेशित है, वहां पे तीक्ष्ण वमन का प्रयोग करना होगा। आमतौर पर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इसी प्रकार से हम वमन का उपयोग या कोई भी पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी पूर्व कर्म के रूप में आपको पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना होगा, प्रकृति दोष सारे कुछ फैक्टर्स जो है वो करेंगे। वमन के पहले आपको स्नेहन और स्वेदन भी देना जरूरी होता है। जैसे इसमें आप दोष प्रकृति के विचार से 3, 5 या 7 दिनों का स्नेहन करवाइएगा। स्नेहपान जो है आप लाइक जो भी व्याधि है उसके हिसाब से करिएगा। जैसे अगर मानिए कोई आपको लगता है कि अर्बुद जनित संप्राप्ति है, वहां पे त्रिफलामृत का पान करिएगा। पांडु जनित या धातुक्षय जनित संप्राप्ति होगी तो दाडिम का पान करेंगे हम लोग। जहाँ पे इनफर्टिलिटी के केसेस है वहां पे फलामृत का पान करवाइएगा। टॉर्च के केसेस है या कोई अर्बुद की स्थिति है जहाँ पे लाइक एक प्रकार से कफदोष दुष्ट है, टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट हो, तो वहां पे पंचतिक्त, महातिक्त या पंचगव्य घृत का पान करवाया जा सकता है। तो मतलब इस प्रकार से हमें स्नेहपान करवाना पड़ेगा। फिर स्वेदन करेंगे, स्नेहपान के पश्चात एक दिन हमें स्वेदन करना होता है, और पूर्व कर्म में ही ये सारा आएगा। इसके साथ बाकी जो सारे परीक्षण होते हैं, पेशेंट का वजन, पल्स एग्जामिनेशन,
जो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर होगा, बीपी देखना चाहिए, है ना, ये सारी जो एक मेजरमेंट है आमतौर पर सभी प्रकार के कर्मों के लिए जो रूटीनली हम लोग फॉलो करते हैं, उसको तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी कलेक्शन ऑफ ड्रग, कौन से ड्रग का प्रयोग करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंटली आप कोई भी जो वामक द्रव्य, वामक गण बताए हैं, उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। बट जैसे प्रैक्टिकल लेवल पर वदन फल का एवं पिंपली चूर्ण का बहुत एक ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इजीली अवेलेबल है, अच्छे गुण उसमें है, वामक गुण के सारे जो भी फैक्टर्स है उसमें अच्छे मिल जाते हैं, तो इसीलिए मदन फल पिपली चूर्ण 4 पार्ट आप ले सकते हैं। बचा लीजिएगा जैसे जितने आपको जरूरत है। सेंधो 1 पार्ट डालेंगे, पिपली भी 1 पार्ट, जैसे आप आवश्यकता के अनुसार। यष्टि मधु लेना है, शहद लेंगे 25 ml की मात्रा में। ये मदन फल और पिपली चूर्ण के साथ तो वमन के लिए उपयुक्त करने वाले जो द्रव्य है, जैसे आप कभी दूध का प्रयोग कर सकते हैं, 1500 ml दूध आपको पिलाना, मतलब आपने मदन फल पिपली का चाटन पेशेंट को चटवाया, तो उसके बाद दूध या इक्षु रस या मधुयष्टि का फाग बनाकर, या सिंपल भी आप पानी और उसमें गर्म पानी, पोषण जल और उसमें नमक मिलाकर ये भी दिया जा सकता है। यष्टि मधु का फांट अगर बनाते हैं तो 2 लीटर बनाना होगा। दूध अगर देना हो तो वो 1200-1500 ml के आसपास होगा। अगर आप गन्ने का जूस एक शुरक उसमें वमनोपक द्रव्य के रूप में देना चाहते हैं तो 1500 ml। अगर पेशेंट को चक्कर आ जाए या कभी कभी व्यापक भी होते हैं ना वमन के, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट लाइक ग्लूकोज पाउडर होना होगा, और पित्त का शमन करने वाले कुछ अभिपत्तिकर, सूत शेखर, प्रवाल पिष्टी ऐसे रस होंगे। एंड कोई आप नारियल पानी भी रखिएगा। मॉडर्न के भी कुछ, अगर जैसे कभी कभी पेशेंट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है तो कुछ आप वहां पे रख सकते हैं, पेरिनॉम वगैरह इंजेक्शन, बहुत पेशेंट को अगर जी घबराहट हो रहा होगा तो ऐसे कभी कभी होता है, तो ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो जैसे अभी पूर्व कर्म में हमने देखा कि हमने स्नेहन दिया, और वमन के पहले मानिए आज आपने 3 दिन का स्नेहपान खत्म कर लिया है, और नेक्स्ट डे पे आप उसको अभ्यंगपान करा देंगे, अभ्यंग करा देंगे। मतलब वमन के पहले 3 दिन आपको अभ्यंग करवाना होगा, और एक दिन विश्रांति देकर ही हम लोग अभ्यंग करेंगे। फिर जैसे नेक्स्ट डे पे उसको कुछ जैसे उत्क्लेश करने वाले आहार का सेवन करवाना होगा। अभ्यंग के लिए आप तो जो भी विकार है उसके अनुसार ही तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे त्वचा विकार हो या कोई अलग से व्याधि होगा, इनफर्टिलिटी के केसेस में चंदन बलालक्षादि दिया जा सकता है, और नॉर्मल आप तिल तेल का भी दिया जा सकता है। कोई त्वचा विकार हो तो नल परमादि तेल दे सकते हैं। अभ्यंग के बाद हल्का मृदु सेवन करवाइएगा, है ना। आहार के बारे में आप स्नेहपान काल में तो जो प्रोटोकॉल होता है, लघु आहार का लेना, खिचड़ी की खिचड़ी है, और बहुत ही एकदम हल्का खान पान दिया जाता है स्नेहपान के काल में भी। और वमन के एक दिन पहले यहाँ पे हम लोग दही भात खिलाते हैं पेशेंट को, या खिचड़ी दूध भी खिला देते हैं, या उड़द की दाल का कुछ तिल ऐसे बनाकर, लाइक दही भात तो कॉमनली ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर रात्रि में सोते समय पेशेंट ज्यादा मात्रा में दूध पीकर भी सो सकता है, या सवेरे भी हम लोग उसको दूध साथ में देते हैं। वमन के लिए पेशेंट को सपोर्ट मानस उपचार के रूप में उसको मनोबल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग वमन करते तो पेशेंट को सहलाना, पेशेंट को धीर देना, और उसको पूरी तरह से ये करना, सपोर्ट करना वमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मात्रा आप अलग अलग आचार्य उसके बारे में अलग अलग बताते, इतनी मात्रा हो कि जिससे के साथ देखिए अयोग भी नहीं होना चाहिए, अतियोग भी नहीं होना चाहिए, बट किंतु दोषों का हरण हो सके, इतना मात्रा आपको लेना होगा आचार्य सुश्रुत ने। और वैसे तो हम अग्नि बल, पुरुष बल और वैदिक बल देखकर ही मात्रा का विचार करेंगे। जैसे अगर आप काढ़ा ले रहे तो वो 160 ml होना चाहिए, चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में, कल्क लेना है तो 10 ग्राम की मात्रा में। तो एवरेजली जो काढ़ा हम लेते हैं तो वो 5 से 6 लीटर की मात्रा में होता है, ये उत्तम मात्रा बता रही हूँ मैं। आप मध्यम मात्रा में करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो 3 से 4 लीटर लीजिएगा। हीन मात्रा में यानी 2 लीटर लेना है। उसमें आप अवलेह कल्क जो भी मदन फल चूर्ण वगैरह लेना है साथ में, तो 120 ग्राम लेंगे उत्तम मात्रा में, मध्य मात्रा में 80 ग्राम एंड हीन मात्रा में 40 ग्राम। बट प्रैक्टिकल लेवल पर आप जो चूर्ण चाटन देते हो वो 5 से 10 ग्राम का ही होता है, और उसके साथ में जो यष्टि मधु का फांड पिलाया जाता है वो 200 ml का ही होता है। प्रत्यक्ष कर्म में रुग्ण को जैसे पूर्व साइड में या उत्तर साइड में बिठाकर
उसको एक टिपिकल आसन होता है, चेयर होती है वमन के लिए, और एप्रन टॉवेल वगैरह जो भी है, जो जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं तो वो वमन क्रिया के समय में उसको तौलिया देना, उसके सामने स्टूल या वमन पात्र रखा जाता है, फिर बाजू में कोष्ण जल, हाथ मुंह धोने के लिए पानी रखा जाता है, फिर भगवान की प्रार्थना कर पूजा कर हम वमन कर्म को स्टार्ट करते हैं। सवेरे मॉर्निंग में ही 6, 7 या 8 बजे तक ही वमन का उत्तम समय माना गया है। वमन स्टार्ट करने से पहले भगवान की प्रार्थना कर, फिर हमने लाइक उसको कंठपान करवाते हैं, चाटन करवा कर 1200 ml से 1500 ml तक, जब पेशेंट खुद से बोले कि नहीं अभी आकंठपान यानी गले तक आने तक, यानी 2, 3, 4, 5 जो भी ग्लासेस है जितना वो पी सकता है उतना उसको पिलाते हैं। एंड फिर वामक योग का, जैसे मदन फल पिपली चूर्ण 2 भाग और सेंधव आधा भाग लेकर इसको चटाना है आपको, शहद के साथ अभिमंत्रित करके चटाना है। और कभी कुछ लोग वत्सा चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं, तो वो आप जैसे भी आपका पैटर्न होता है उसके हिसाब से इसमें बदल कर सकते हो। इसके लिए खास मंत्र भी आचार्य चरक ने कल्पस्थान में बताया, उस कल्प का भी आप पठन करिएगा ताकि वमन ठीक से होता है। कोई भी कर्म करते समय भगवान धन्वंतरि की एवं आराध्य देवत की आराधना करना, ये हमारे शास्त्रों का एक विचार है और शास्त्रों में बताया गया है, तो मुझे लगता है वो भी एक इफेक्ट होता है इस प्रकार से करना। फिर रुग्ण का निरीक्षण करते रहना है, जैसे उसमें उसको स्वेद आने लगता है, स्वेद आने लगा इसका मतलब दोष स्त्रवीभूत हो रही है, शिथिल हो रही है, और फिर वो अभी बाहर आने की स्थिति में है। फिर रोमहर्ष उसको होता है, तो दोष कोष्ठ के साथ आ रहे, कोष्ठ में आ रहे, शाखा से कोष्ठ में आ रहे, आदमान है, ढुल्लास है, लालास्राव है, तो दोष मुख यानी आमाशय की तरफ मुख के से बाहर आने की स्थिति में है। इस प्रकार से हम उसके लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं। फिर जैसे वमन पात्र में सुखपूर्वक उसको वमन करवाइएगा, बीच बीच में उसको उसके पीठ पर सहलाते रहिएगा ताकि उसको वमन वेग अच्छे से आते। और फिर थोड़ा सा वमन वेग आता है तो उसके बाद यष्टि मधु का फांट या लवण का जल पिलाते रहिएगा ताकि उत्क्लेश अच्छा उसको होता रहे, ये हमें करना होगा इसमें। अभी उसमें उत्तम वेग, मध्यम वेग, कफ पित्तांत वमन, जैसे उत्तम वेगों में 8 वेग आते हैं, मध्यम वेगों में 6 वेग और हीन वेगों में 4 वेग होते हैं। कफ पित्तांत और पित्त कफांत किस प्रकार से उसका वमन है, जैसे 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 आमाशय से दोष निकल आते हैं वैसे वैसे लाइक पहले तो कफ बाहर आता है, फिर पित्त आता है, और फिर कुछ उसको कटु लगता है, और फिर लास्ट में वात दोष का निरहरण होता है। मतलब केवल उसको डकार जिससे आता है, स शब्द उद्गार होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वात का निरहरण हो रहा है। आचार्य इसके बारे में वैगिकी, मानिकी और लैंगिकी ये बताते हैं, शुद्धि बताते हैं। तो क्रम से कफ पित्त और वायु का निकलना ये सम्यक लक्षण है। लघुता पेशेंट को मिलती है, हृदय प्रदेश में, उग्र प्रदेश में हल्कापन महसूस होता है, पार्श्व और सभी भागों में यानी जो कि ऊर्ध्व जत्रुगत सारे पार्ट जो है उसमें लघुता, कंठ शुद्धि, सभी लघुता की अनुभूति, हल्का सा थकान भी उसको लगने लगता है, पेशेंट बिल्कुल थकान उसको होती है, और थोड़ा दुबला मतलब जैसे लगता है। अगर पेशेंट को अवेयर योग हो जाता है तो फिर कोई कफ पित्त निकलता नहीं, केवल दवा निकलती है, कंडू, कभी कभी बुखार आता है, और मतलब वेग कंटिन्यू नहीं आता, रुक रुक कर वेग आता है, कभी कफ का प्रसेक होता है, शरीर में भारीपन कुछ स्किन के ऊपर कोट के जैसे निकल आता है, तो वहां हम उसकी चिकित्सा करें, जो जैसे सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट बताई गई है उसको हम लोग करेंगे। तो वमन के पश्चात पेशेंट को आराम से मतलब बिठाना, उसको आश्वासित करना, ये उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतियोग भी कभी कभी होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वमन आना, सरक्त वमन होता है, एकदम कंठ शोष, चक्कर आ जाती है, कभी कभी पेशेंट को मूर्छा, हृदय पीड़ा एंड कंठ पीड़ा, दाह बहुत अधिक मात्रा में उसमें होता है, तो वहां पे घृत से अभ्यंग करवाना, शीत अवगाहन करवाते हैं, फिर उसको शहद एंड शर्करा और मधु का अवलेह देते हैं। बहुत ही ज्यादा अगर द्रव धातु का क्षय हुआ हो तो वहां पे द्रव धातु की मात्रा को हम निर्धारित यानी उसको बढ़ाते हैं। इसके लिए फिर नारियल पानी है, फिर आप सिंपली चंदन, नागरमोथा और शर्करा का सिद्ध जल मिलाकर दे सकते हो। कभी कभी पेशेंट की जीभ भी बाहर आती है तो वहां पे तिल और द्राक्षा का लेप जिह्वा पर लगाना है। मयूर पिच्छा मस्ती बार बार उसको चटाइएगा मधु के साथ, शहद के साथ,
सूत शेखर दे सकते हैं, शंखवटी दिया जा सकता है, और बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ी तो आईवी फ्लूइड्स हम लोग उसको देते हैं। तो लाइक शीत मधुर जल की चिकित्सा इसमें ज्यादातर होती है। पश्चात कर्म में धूमपान करवाइएगा पेशेंट को। जैसे धूमपान से जो भी गले में चिकनाहट है, जो भी कफ जमा है, वो सारा निकल आता है। और संसर्जन क्रम बाद में, जैसे हम उसको पूरा संसर्जन क्रम बता देते हैं। पहले दिन पेया, फिर दूसरे दिन भी पेया देते हैं। पहले 2 दिन तो पेया विलेपी ऐसे रहता है, फिर तीसरे दिन विलेपी, फिर चौथे दिन अकृत यूज, पांचवें दिन भी अकृत यूज, छठे दिन कृत यूज, सातवें दिन मांस रस, आठवें दिन भी आप प्राकृत भोजन दे सकते हो। अब इसमें आप वैरायटी आजकल बहुत सारी मेंटेन की जा सकती है, तो वो सारी वैरायटी, बट संसर्जन क्रम अच्छे से फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस, यानी कुछ ये भी हो सकता है अगर आपने ठीक से नहीं उसको ये किया तो। जो परिहारी विषय है उसको भी बता दीजिएगा पेशेंट को, जोर से बोलना, अधिक भोजन करना, एंड अधिक ये करना, दुख राग मानसिक भाव को भी उसको कंट्रोल करना होगा। दिवास वाप वगैरह भी नहीं करेंगे। एंड वमनानुसार वमन के साथ अगर जैसे पूरी शरीर शुद्धि करनी है, अन्य कोई उपक्रम भी अगर आपको करना है, तो लाइक उसको आप 8 दिन का स्नेह ये हो गया, संशोधन क्रम हो गया, तो फिर लास्ट में जैसे 9वें 10वें दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। वमन के 15 दिन बाद विरेचन आप कर सकते हो। सो मुझे लगता है 15-15 दिन का वमन विरेचन बस्ती सभी में 15-15 दिन का हमें उसमें डिस्टेंस अंतर रखना होगा। वमन व्यापक की चिकित्सा ऑलरेडी मैंने बता दी है, तो इस प्रकार से उसमें कभी कभी जीवादान की भी केसेस होते हैं कभी कभी, तो मुझे लगता है इसीलिए हमें परीक्षण बल देखना चाहिए वमन में। वमन को हल्के से ना ले, वमन बहुत ही सिंपल भी है, बट कभी कभी वमन ये जानलेवा भी हो सकता है, तो उसको हमें आराम से ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्तोक्षय में कैसे यूज करेंगे। आर्तोक्षय के लिए तत्र संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्यानाम विधिवत उपयोग। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जब आर्तव का क्षय हो तो आर्तोक्षय में अग्निगुण को बढ़ाना होता है। किसी भी कारण से अगर आर्तोक्षय कब होगा, जैसे रस धातु की दृष्टि होगी, रस का क्षय होगा, कृशता के कारण, या किसी हार्मोन के बैलेंस, बहुत सारे कारण है, उस कारणों का विचार नहीं करेंगे, बट आर्तोक्षय की चिकित्सा हमें वमन का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो वमन के द्रव्य है, जैसे इसमें तिल है, मांस का यूज करना है, तो वैसे ही अग्नि गुण प्रदान बढ़ाने वाला ये वमन होता है। इसीलिए आचार्य चक्रपाणी भी बताते हैं कि स्रोतों को शुद्ध करने के लिए वमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वमन के बाद पेशेंट को बहुत बार बहुत केसेस में ऐसे देखा गया है कि वमन के बाद उसको मेंसेस नॉर्मल आ जाते हैं, यानी आर्तों का जो क्षय हुआ था रेगुलराइज होने में मदद मिलती है। कभी कभी आर्तो वृद्धि होती है तो वहां पे पित्त का शमन हमें करवाना पड़ता है, तो हम लोग विरेचन यूज करते हैं, है ना। वामन और विरेचन अल्टीमेटली साइमल्टेनियसली ही यूज करेंगे। वंध्यत्व के केसेस में भी पूरी शरीर शुद्धि के लिए वमन यूज करें। उसमें आप स्नेहपान के लिए कुमार घृत, अश्वगंधा घृत या फलक घृत का प्रयोग कर सकते हो। पीसीओडी में आप लहसुन आदि घृत, वरुण आदि घृत, पंचगव्य घृत का स्नेहपान करवाइएगा। रक्त प्रदर के केसेस में भी वमन दिया जा सकता है। एंड ये जैसे वहां पे आप महातिक्त घृत, अशोक घृत, शालमली घृत का पान करवाइएगा। जो पीसीओडी और तत्सम जो भी अर्बुद के सारे विकार है, जैसे कोई स्तन ग्रंथि है, स्तन में दृष्टि है, तो वहां पे आप पटोल घृत का पान करवाइएगा, वरुणादि घृत का पान करवाइएगा। गुलतिक्त घृत भी बेस्ट होता है। और फिर मदन फल, जैसे मैंने बताया, मदन फल एंड वचा यही बेस्ट योग है। भले वो स्त्री रोग हो, भले वो काय चिकित्सा के प्रधान रोग हो, बट मदन फल यही अच्छे से कफ के लिए और अच्छा श्रेष्ठ वामक द्रव्य के रूप में बताया है, जो कि कफ को लिक्विफाई करके दुष्ट कफ को, जो भी स्रोतों में छिपा दुष्ट क्लेद है, उसको निकाल देता है। एंड यष्टि मधु का विपाक मधुर है, जो उत्क्लेशन के लिए मदद करता है। इसीलिए डिफरेंट यदि में आप मदन फल, वचा एंड यष्टि मधु का प्रयोग करिएगा। और इसके साथ में आप धन्य अम्ल वगैरह भी देते। हम लोग वमनोपग में जैसे इक्षुरस का दूध का प्रयोग करते, वैसे सुरा, धान्य अम्ल, फलाम्ल का भी उपयोग किया जाता है। जैसे वातज योनिव्यापद में और शुक्र दृष्टि में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पित्त योनिव्यापद में पीआईडी कंडीशन है, एसटीडी कंडीशन है, वहां पे मृद्विका यानी मुनक्के का प्रयोग करें, अम्ल का प्रयोग करें, मधु का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें। जो पित्त जनित थोड़े से डिसीज है, पित्त जनित जैसे पित्त योनि व्यापक हो, वहां पे आप दूध वगैरह का प्रयोग करें, मृदुका का प्रयोग कर सकते हैं अनुपान के रूप में।
जो मतलब एक तो मेन मदन फल और ये बचा एंड यष्टिमधु मेन ड्रग हो गए, बट वामनोपक योग जो होगा वो आप जो उस डिसीज के अनुसार करिएगा। जैसे अगर कफ के विकार होते तो गोमूत्र एंड मधु अच्छा रहता है। वंध्यत्व, पीसीओएस, कफजोनी व्यापक, यूट्रस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इन सभी में आप वोमन आराम से कर सकते हो। तो ये इतने सारे व्याधि है जिनमें वोमन बहुत अच्छे से काम करेगा। मोड ऑफ एक्शन मैंने बताया कि वेवाई एंड विकासी गुण जो है ये बहुत ही जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है द्रव्य को, और जो धातु में विकासी गुण के कारण जो धातु में अंतर्गत जो एक स्क्लेट बना है, धातु की शुद्धि, धातु और स्रोतस की शुद्धि, उष्ण गुण के कारण ये संघात भेद करेगा। जहां पर भी कफ के जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज है, कफ अवरोध है, पीआईडी में अवरोध होता है एंड पीसीओडी में भी अवरोध जन्य संप्राप्ति होती है। आम बनता है जो जाकर हमारे शरीर के स्रोतों से भी छिप जाता है। तो इस आम को निकालने के लिए विलयन करना होगा। इस विलयन के लिए उष्ण गुण इंपॉर्टेंट है। तो वोमन इस प्रकार से कफदुष्टि कम करेगा। कफदुष्टि कम होती है तो उसके साथ में जो भी सारे धातु होते हैं ना, लाइक मांस है, मेद है, रस है, इन सभी की दृष्टि भी धीरे धीरे कम होगी। तो ना केवल कफ की विकृति में बट रस, मांस, मेद, शुक्र दृष्टि, इन सभी व्याधि के लिए वे वोमन बेस्ट तरीके से काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है वोमन का प्रयोग हम कई सारे इसके सक्सेसफुल केसेस हमारे पास है जहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आर्तोक्षय में जैसे मैंने आलोग्य मिनिमरिया में बताया, इसमें आर्तो उत्पत्ति डिपेंड करती है रस धातु आहार रस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं रस व स्रोत अगर दुष्ट हुआ है तो उसके लिए हमें रस दुष्टि कम करने के लिए वोमन बेस्ट है। तो देखिए आर्तो ये रस धातु से ही बनता है। तो मुझे लगता है ना केवल आर्तोक्षय में बट जहां जहां पर भी आर्तो की विकृतियां है, आर्तो स्रोत के विकार है, उन सभी विकारों में हम रस की चिकित्सा के लिए शोधन कर्म अगर करना चाहते हैं तो वमन का प्रयोग करें। और इस वमन के लिए आप जैसे मैंने पूरा ये प्रक्रिया समझा दी है, इस सभी का अगर उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। आगे दूसरा भी मैं केस बताऊंगी, मतलब कि केसेस तो वैसे बहुत सारे होते हैं, उन सभी में हमें पीसीओडी के केसेस में वुमन बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम करता है। कई सारे लड़की आती है, लड़कियों में थोड़ा लिमिटेशंस आते हैं बट वुमन तो हम लोग करा सकते हैं 16 साल की बात। जो लड़कियां पीसीओडी के साथ आती है उसको पहले दीपन पाचन करिएगा अग्नितुंडी वटी से या चित्रकादि वटी से। एक एक जैसे 1 बीडी या 1 टीडीएस आप दे सकते हो। फिर स्नेहपान करवाइएगा। स्नेहपान आप लाइक जैसे तिक्तघृत से या पंचगव्य से करिएगा। और फिर सम्यक स्नेहपान के लक्षण आते आते हमें कफ का उत्क्लेश करवाना है, हल्का सा अभ्यंग बाष्पस्वेदन, और फिर नेक्स्ट डे उसको कफ उत्क्लेश आहार खाने को दे। और फिर सिंपली एसटी मधुफांट सेंधव और दूध के साथ उसका वमन करवाइएगा। बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। पेशेंट का शुद्धि देखिएगा कि उत्तम शुद्धि होती है और किस प्रकार से शुद्धि होती है। फिर उसके बाद सौसर्जन क्रम करवाना होगा आपको 7 दिन का। और पहले 3 महीने में ऐसे केसेस में, ये जो मैं बता रही हूँ पीसीओडी के केसेस में किस प्रकार से हम लोग दीपन पाचन किया हमने, फिर हमने वमन किया, पेशेंट को संसर्जन क्रम हो गया। फिर हम जैसे उसके लक्षणों को देखते हुए आरोग्यवर्धिनी लसुनादि वटी, रज प्रवृत्ति वटी दे सकते 15 दिन, और लसुनादि वटी दे सकते हो। इसमें आप एरंड हरित की कषाय दीजिएगा 15-15 ml का। और फिर पेशेंट को पीरियड्स वगैरह आ जाते तो धीरे धीरे आप इस प्रकार से इसमें बाकी सारे जो पीसीओडी के लक्षण होते हैं उसको देखते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो, है ना। अगर पेशेंट मैरिड है, पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी साथ में है, तो बाद में आप वहां पे पुष्पधनवा रस या गर्भपाल रस या फलग्रुत का पान और ओवेरियन टैबलेट सिरप जो अल्ट्रीफेन है, बहुत सारे प्रोप्राइटरी ड्रग्स होते हैं यूज करते हैं ना हम लोग, कुमारी आसो यूज करते हैं। कुछ केसेस में वरुणादि कषाय दिया जाता है, त्रिफला गुगुल है, शिग्रू गुगुल है। पीसीओडी में फाइब्रॉइड की साइज है, बढ़ी हुई है एंड इनफर्टिलिटी है, तो इसमें फिर ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। तो पीसीओडी एक कॉमन व्याधि है आज के जमाने में, तो जिसके साथ कई सारे आर्तो की विकृतियां रिलेटेड होती है, जिसमें अग्निमांद होता है, आम बनता है, कभी ग्रंथि होती है, कभी अनार्तो होता है, कभी आर्तोक्षय है, स्कैंटिमेंसिस होते हैं, वंध्यत्व होता है, नष्टार्तो है, स्थूलता होती है, स्त्रोतदुष्टि होती है। तो ये सारे लक्षण पीसीओडी से यानी कफदुष्टि यानी रसदुष्टि मेददुष्टि से रिलेटेड है। कफ रस मेद इन सभी की चिकित्सा में लेखन, शोधन, कफ का विलयन, मेद का विलयन सब कुछ करना होता है।
तो इस सभी में कफ दोष का विलयन एवं रिलेटेड धातु का विलयन और जो अपचित या क्लेद बना है उन सभी दुष्ट क्लेद को निकालने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये किया जा सकता है, जिसमें हम लोग दीपन पाचन चिकित्सा, फिर स्नेहपान, फिर अभ्यंग, फिर वमन और पश्चात इंटरनल चिकित्सा आप दे सकते हो। तो ऐसे वमन का प्रयोग इतने सुंदर तरीके से आप कई सारे डिसीजेस में कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ आपको कि योनि व्यापत के केसेस में, कफज योनि व्यापत में अगर आपको शोधन करना है वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकती है। इनफर्टिलिटी में और खास करके अनोवुलेशन अगर है तो उसमें भी करिएगा। पेशेंट का वेट, बीपी, उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हुए उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, पहले दीपन, एक केस में दीपन दिया था मैंने, पंचकोल फांट दिया था, और फिर उसके बाद दीपन के बाद उसको घृतपान करवाया था 5 पंचगव्य घृतपान से वर्धमान मात्रा में 5 दिन का उसका मैंने घृतपान करवा दिया। फिर वो अभ्यंग किया और फिर उसमें वमन किया था। लाइक उसमें वमन में 5-6 वेग आए थे, रेगुलर मदन फल पिपली और वचा योगी दिया था और यष्टि मधु फांड भी यूज किया था। एंड फिर आफ्टरवर्ड्स उसको संसर्जन क्रम के बाद जैसे बीज पुष्टिकर योग है, चंद्र प्रभावटी है, फलभृत का पान है, अश्वगंधा शतावरी का क्षीरपाक है, इन सभी के साथ उसकी ट्रीटमेंट की थी। तो बहुत ही मतलब एक रिजल्ट अच्छा आया था। 1-2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद, मतलब पहले तो वमन और फिर बाद में 2 महीने का इंटरनल मेडिसिन के बाद उसको कंसीव हो गई थी पेशेंट। तो मुझे लगता है इस प्रकार से कई सारे ऐसे सारे केसेस में, ऐसे सारे इसमें हम वमन का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। तो इस प्रकार से वुमन के अलग अलग फॉर्मुलेशन और वुमन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है ये मैंने यहाँ पे आज बताने का बताइए। चित्ररंजन जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। हाँ मैम, और पीसीओडी में स्नेहपान हाँ, आपका ये पीसीओडी में स्नेहपान करके वमन करेंगे। हाँ, तो स्नेहपान क्या देंगे मैम? स्नेहपान यानी घी पिलाना, जैसे 3-5-7 दिन का। तो पीसीओडी में आप अशोक को दे सकते हैं, कांचना दे सकते हैं, वरुण दे सकते हैं, जी मैम। ऐसे। और कोई केस? और एक मैम पीसीओडी है हम्म, और बल्कि यूटेरस। बल्कि यूट्रस है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या है पेशेंट की एज, क्या है और लक्षण क्या है? एज आपका हम्म, 27 है। यूएजी और करवाया क्या उनका बल्कि यूट्रस है तो? क्या जी? यूएजी यूएजी करवाया बल्कि यूट्रस के लिए? हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। अच्छा, क्या आया है उसमें? कुछ है क्या? रिपोर्ट शेयर उसमें करेंगे ग्रुप में? नहीं जी, मतलब वो रिपोर्ट तो हम मतलब उसका फोटोकॉपी नहीं लिया और वो भूल गया मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बताइए। हाँ, तो उनका पित्त प्रकृति है हम पे। हाँ, पित्त प्रकृति है, ठीक है। और उनका प्रकृति, हाँ पित्त प्रकृति है। एक हम्म, बार उनका कितना 8 महीना में उनका ये हो गया था, गर्भपात हो गया अच्छा, अभी आयु क्या है उनकी? था। हेलो, हाँ, आयु क्या है उनकी, एज क्या है? 27। ओके। और शादी को कितने साल हुए हैं? लगभग 5 साल हो गया मैम। अच्छा, आपने कुछ अभी मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट क्या क्या दी है वो मुझे जरा बताइए, फिर मैं और आपको थोड़ा इसमें एडिशन करवाती हूँ। क्या क्या किया है वो बताइए। उनको हम सिंपल दीपन पाचन दिया। हम्म, आपका मुस्ता हम्म, और
मुस्ता और कैस्टर ऑयल। दीपन पाचन दिया। अच्छा, हाँ। कैस्टर ऑयल क्यों दिया? तो आपने किस विचार से दिया है कैस्टर ऑयल? हम दिया उनका पीसीओडी है, इसीलिए हम दिए हैं। अच्छा, मतलब कैस्टर ऑयल, बट ठीक है। हाँ, बात के लिए। तो आप इसमें वमन कर सकते हैं अभी पेशेंट का, या फिर विरेचन देंगे? बताइए। एक पहले काम मैम करिए, अभी तो जैसे दीपन पाचन और ये दिया है तो ठीक है। एक मांस हाँ या मेदो पाचक मिलेगा तो वो भी ऐड करिएगा, मांस पाचक ऐड करिएगा, जी मैम। मांस मेदो पाचक। ठीक है। फिर त्रिफला हाँ गुगुल एक बताती हूँ मैं, त्रिफला गुगुल दीजिएगा 2 बीडी। हरिद्रा खंड देते हैं, जी जैसे आप बल्कि यूट्रस की जी। बात कर रहे हैं ना, हाँ 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 मैम। तो इसमें एक्चुअली कांचनार बहुत अच्छा काम करता है, बट अभी शुरू में नहीं देंगे। शीघ्र भी काम करता है, बट अभी जैसे उष्णता मतलब गर्मी के दिन है तो इसके लिए मैंने त्रिफला गुगुल ही दिया है, एंड हरिद्रा खंड दिया है। आरोग्यवर्धिनी 15 दिन का। आरोग्य आरोग्य आरोग्यवर्धिनी। मेंसेस हाँ कैसे है मैम। उसकी, माहवारी कैसी है उसकी, माहवारी का पैटर्न कैसा है? वो मैम थोड़ा ज्यादा है मैम। अच्छा अच्छा। रेगुलर है, महीने के महीने कैसा है? हाँ मैम, रेगुलर रेगुलर। रेगुलर तो है, और थोड़ा मतलब ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हाँ होता मैम। है। हाँ मैम। पत्रांगासो एक ऐड करिएगा, फिर पत्रांगासो ना, अशोकारिष्ट और जी पत्रांगासो, मैम। या हम जैसे इसके एंडोमेट्रियोसिस के कारण या किसी भी कारण से अगर प्रदर जैसे लक्षण मिलते हैं तो हम पत्रांगासो का अच्छा रिजल्ट दिखता है। पत्रांगासो या अशोकारिष्ट दोनों में से जो भी अवेलेबल है, या फिर दोनों भी आप दे सकते हैं। जैसे दोनों मिलाकर 15 से 20 ml ऐसे भी दिया जा सकता है ना? जी मैम। यस। देखिए वोमन, आपको जहां पर आपको पूरा एक प्रकार से मतलब कफजनित संप्राप्ति ज्यादा लगती है, वहां पर आप उसको, और कफजनित जो रिलेटेड मांस या मेद जैसे धातु होते हैं ना, तो जिस व्याधि में कफ का भी उत्क्लेश है और रिलेटेड सारे धातु भी दुष्ट हुए हैं, ऐसे व्याधियों में आप वमन करके और फर्दर इंटरनल मेडिसिन की चिकित्सा करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं तो सलाह दूंगी आप सभी को कि इनफर्टिलिटी में जरूर वमन करवाए, आप पीसीओडी में जरूर वमन करवाए, और तो दृष्टिजन्य विकारों में जरूर वमन करवा, ओलिगोमेनोरिया स्कैंटीमेंसेस में वमन करवाए। और इसके साथ अगर एसोसिएटेड कोई शुक्र दृष्टि और स्तन्य दृष्टि है, यूटरस फाइब्रॉइड है या हाइपरप्लेजिया है, ऐसे देखिए हाइपरप्लेजिया और कोई भी वृद्धि, सूजन, ये सारे कफ रिलेटेड व्याधि है। तो कफ का शमन हम कितना भी इंटरनल मेडिसिन से देते हैं, बट अगर आप कोई पंचकर्म की क्रिया करते हैं तो और ज्यादा रिजल्ट रहता है। इसीलिए आप वहां पर कफ का शमन करने के लिए वंध्यत्व ड्यू टू पीसीओडी, वंध्यत्व ड्यू टू फाइब्रॉइड, वंध्यत्व ड्यू टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और स्कैंटीमेंसेस, ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया, सभी में आप इसको कर सकते हो। ओमन बेस्ट रहेगा। बोलिए मैम, जी मैम। संपदा जी बोलिए। अच्छा सेशन है मैडम। आप करते मैम वोमन? नहीं नहीं, नहीं किया कभी। क्यों? सिंपल है वहाँ। अच्छा, हाँ आप नहीं किया। आप बस्ती एंड हाँ आप हाँ, विरेचन। अच्छा। इवन दो जैसे ना वल्वो वजाइनिटिस वगैरह भी जो बार बार रिकरेंट अगर कफज योनि व्यापक के लक्षण पेशेंट में मिलते हैं, तो वहां पर हाँ भी जो एक ईचिंग, कंडू कंडू ये कफजनित की लक्षण है, ईचिंग कम करने हाँ के लिए भी वुमन जिया, जैसे हम लोग रक्त मोक्षण जलों का सजेस्ट करते हैं या सिरावेदन करवाते हैं, तो वैसे वहां पर भी वमन के बाद कफ अगर निकल जाता है, दुष्ट कफ निकल जाएगा ना, तो कंडू अपने आप कम होता है। तो वजाइनाइटिस, वल्वो वजाइनाइटिस के केसेस में भी आप जरूर करवाइएगा। बाकी तो स्किन और काइचिकित्सा में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, लाइक कुष्ठ में, सोरियासिस में बहुत ही अच्छा ये काम करता है। बट ट्राइकोमोनस जेनेटिस अगर हो जो टिपिकली मिलता जुलता है कफ जोड़ी व्यापक से, तो वहां पे कंडू, व्हाइट डिस्चार्ज यानी क्लेद है ना, क्लेद पड़ा है ज्यादा, तो क्लेद को निकालना हर बार जैसे
धावण से भी कभी क्लेद निकलता नहीं है, शरीर के सूक्ष्म छोटे छोटे स्रोतों में जाकर छिपा है, तो दोष ये शाखागत है, तो उनको हम लोग कोष्ठ में लाएंगे और फिर कोष्ठ से उनको निकाल देंगे। तो आमाशय समुद्र, आमाशय का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है, उरस्थान का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है, उनमें आपको वमन करवाइएगा। ओके। और योनि व्यापक में भी जहां पे आपको लगता है कि हर एक प्रकार से कोई भी कफज, उपप्लुता, परिप्लुता जो है, उसमें भी वमन अच्छा रहेगा। बाकी पेशेंट ना इतना अच्छा फील करता है ना वमन के बाद बहुत, बट केवल आपको एक पूरा अच्छे से प्रोटोकॉल करवाना होगा। वमन के 15 दिन बाद पेशेंट को इतना हल्कापन महसूस होता है, बहुत अच्छा, बेटर फील करता है पेशेंट। और कुछ पेशेंट तो खास करके वमन साल में 2 साल में एक बार वमन लेते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसीजर नहीं करवाना है तो आप लघु वमन करिएगा। केवल गर्म पानी, पोषण जल और नमक डालकर भी वमन किया जा सकता है, हल्का वमन, जैसे पेशेंट रेडी नहीं होता है। बट जहाँ पे कफ का दुष्ट, बहुत ज्यादा कफ है, दुष्ट है, उत्क्लेश करवाना हो, वहां पे स्नेहपान करवा कर ही करिएगा। स्नेहपान से क्या होता है ना कि जो दोष होते हैं ना वो उत्क्लेशित हो जाते हैं, फिर उसको हमें निकाल देना है। उत्क्लेश के लिए स्नेहपान किया जाता है। स्नेहपान करके कोई भी पंचकर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अपान वायु की विकृति में भी कई बार पेट दर्द हो रहा है, आप हल्का वमन दीजिएगा, आपको 100% पेशेंट का पेन कम होगा। मेंस्ट्रुअल पेन, एक दूध, केवल गन्ने का जूस से भी वमन हो सकता है। एक थोड़ा सा चाटन दिया मदन फल का और गन्ने का जूस भी पीने को दिया तो भी होता है वमन। तो मतलब बहुत लोग तो ऐसे ही शीघ्र वमन, लघु वमन ही करवाते हैं। इवन आप मेल इनफर्टिलिटी में मनुष्य दोनों की शुद्धि करनी है तो अब दोनों को स्नेहन स्वेदन करवाकर, एक अब जैसे शुक्र दृष्टि की केसेस बताते हैं ना, तो इसमें भी हाँ उसमें भी आप वमन करवा सकते हैं। मॅडम, शीघ्र वमन मध्ये असं आधी स्नेहपान वगैरे नाही दिलं तर चालतं? हो चालतं, लघु वमन कहते हैं। हा, लघु वमन. त्याला म्हणजे काय काय कशा पद्धतीने करायचं? आपण सिंपल अकंठपान करायचं, दुधाने किंवा ह्याच्याने सुद्धा, म्हणजे उसाचा रस किंवा कोमट पाणी आणि मीठ टाकून, किंवा एसटी मधूचा फांड, 2 ग्लास एसटी मधूचा फांड जरी दिला तरी चांगलं वमन होतं पेशंटला. बस फक्त पेशंटचं बल बघायचं, बल महत्वाचं आहे. म्हणजे कधी कधी काय होतं, पेशंटला उलट्यानंतर चक्कर येते किंवा थकवा येतो, मग त्यावेळेला आपल्याला ते कव्हर करता आलं पाहिजे. या पद्धतीने आपण करू शकतो. असं तेवढ्यापर्यंत नाही करायचं. मग त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट आपण ठेवायची सोबत, की लगेच नारळाचं पाणी किंवा तुम्हाला ते तर माहिती मॅनेजमेंट, हाँ वो इसमें ज्यादा थोड़ा सा वो डर रहता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। पेशेंट को भी कभी कभी फिर वमन नहीं होता है ठीक से और विरेचन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे भी कभी होता है। स्नेहस्वेदन पण लागतं का म्हणजे याला, लघु वमनाला? लघु वमनाला सकाळी तुम्ही किंवा रात्री केलं, आदल्या दिवशी केलं, संध्याकाळी थोडस खायला दिलं उत्क्लेशवालं आणि दुसऱ्या दिवशी केलं तरी चालू शकतं. स्नेहस्वेदनाचा तेच उद्देश काय असतो की दोष चांगले उत्क्लेशित व्हावेत म्हणून, दुसरं काय है ना. आता मग किती जोशी सर किंवा जे मोठे मोठे वैद्य होते ना पूर्वीचे, ते सगळे असे सद्य वमन खूप वापरायचे. काही पेशंटला काही झाले की लगेच वमन आणि विरेचन किंवा बसते. हा पटकन होऊन जायचं ते, म्हणजे कफदृष्टी जी असते ना, पटकन लगेच त्याच्यावरती, आणि पेशंटला मेनली लगेच रिलीफ मिळवण्यासाठी सद्य वमन असं सांगितलेलं आहे. चालेल की तसे तयार होतील, पण ते पूर्ण ह्याचे शास्त्रोक्त करायचं म्हटलं तर थोडंसं पेशंट तयार होत नाहीत, वेळ जातो. हा फक्त काय पाहिजे त्याच्यामध्ये, दोष थोडेसे तरी उत्क्लेशित पाहिजे. एक अवस्था, थोडे दोष जर उत्क्लेशित असले आणि जर तुम्ही वमन दिलं तर चांगलं होतं. चालेल. आणि कसं कधी कधी समजा नाही जमलं पेशंटला,
पहिल्या म्हणजे आधी अभ्यंग आणि हे करायचं तरी हरकत नाही, म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन. लाईक अजीर्ण वगैरे मध्ये इमर्जन्सी मध्ये तुम्हाला वमन करायचंय तर त्या करू ठिकाणी तुम्ही शकतो. कुठे करत बसणार ना, ते फक्त हा, दूध भात खायला द्यायचा आणि हे करायचं. एम्प्टी स्टमक मात्र द्यायचं नाही पेशंटला, कारण मग त्याच्याने चक्कर वगैरे जास्त येऊ शकते. असं ह्याच्यामध्ये काय आहे, सद्य वमनामध्ये आणि आपल्या प्लॅनड वमनामध्ये काय फरक आहे? सद्य वमनामध्ये आपण हम लोग ये नहीं करेंगे, अभ्यंतर स्नेहपान नहीं करवाएंगे, अभ्यंग भी नहीं करा तो भी चलेगा, पाचन भी नहीं किया तो भी चलेगा, और कभी कभी फिर अभ्यंग स्वेदन ये होना जरूरी होता है। अगर दोष उत्क्लेशित नहीं है तो, अत्येक अवस्था नहीं है तो एटलीस्ट आप स्वेदन अभ्यंग तो करवाइएगा। थोड़ा इस सद्य वमन का उपयोग थोड़ा कम होगा, है ना, शुद्धि मॉडरेट होगी, और प्लान्ड वमन आप करते हो तो ज्यादा अच्छी शुद्धि होगी, वो तो आप मतलब अल्टीमेटली होगा ही ना। ऐसे तो श्वास में पेशेंट को बहुत ज्यादा श्वास है, कफ नहीं निकल रहा है, तो वमन दे दिया तो कफ निकल जाए तो पेशेंट को बेटर फील होता है। ऐसे विसूचिका में जो ऐसे कंडीशन है जहाँ पे कफ उत्क्लेशित है और पेशेंट को तकलीफ हो रही है, वहां पे करिएगा। जैसे ग्रहणी में भी कभी होता है, अजीर्ण में, अम्ल पित्त में भी उल्टी के बाद पेशेंट को कितना अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। उपदंश में तो इसमें आप सद्य वमन कर सकते हो ऐसे। हो मॅडम, थँक्यू, चालू करेन मी। हा, थोडस एकदा कसं करून बघितलं ना की कॉन्फिडन्स येईल मला, म्हणजे असं फार काही त्याच्यामध्ये खूप काही हे नाहीये, अवघड असं काही नाहीये, सिंपलच आहे हे सुद्धा। इवन सद्य वमन ना कधी कधी जसं श्वासामध्ये वगैरे पेशंटला खूप त्रास होतो, तर कफ मोकळा होऊन सुटून जाण्यासाठी खूप चांगला त्याचा उपयोग होतो। असं तुम्ही हे सिंपल देऊ शकता, म्हणजे आता मी जे सांगितलं ना पांठ हा त्याचा, ते देऊ शकता तुम्ही। चालेल। यस, और कुछ? और सर कैसे, ठीक है? हाँ ठीक आहे। हाँ, आधीपेक्षा बेटर हो आहे। हाँ, और सर्दी आणि कफामध्ये ना सद्य वमन म्हणजे पिनस प्रतिक्षाय वगैरे जे व्याधी आहेत त्याच्यामध्ये टिपिकली छान उपयोग होतो। चालेल। आणि मग 3 दिवसाचा संसर्जन क्रम द्यायचा, ह्याच्यामध्ये संसर्जन क्रम पण जास्त नसणार। असं त्याच्यामध्ये आपण संसर्जन क्रम खूप देतो ना 8 दिवसांचा, तर मग ह्याच्यामध्ये संसर्जन क्रम पण कमी होऊन जातो। नक्की करेन, असतात पेशंट बरेच असतात ना। मॅडम, ऍस्ट्रॉलॉजीचं बुक कशा संदर्भात आहे? एकदा ऍस्ट्रॉलॉजीचं बुक ते ह्याच्या संदर्भातच आहे, म्हणजे ज्योतिष शास्त्रावरती आहे ते। असं म्हणजे आयुर्वेद आणि ज्योतिष शास्त्रांच्या मधलं काय काय रिलेशन आहे ते कुठे मिळेल? ते का तुम्हाला ऑनलाईन पण मिळेल, मी मला वाटतं मी शेअर केलं होतं। हो, ते शेअर केलेलं बघितलं मी। हा, तुम्हाला मी त्याचे पीडीएफ सेपरेट पाठवते। चालेल। हा, तर अशा पद्धतीने म्हणजे आपण बऱ्याच छोट्या छोट्या सोप्या गोष्टींनी पण छान उपयोग त्याचा करू शकतो। दोष उत्क्लेश असेल तर बेस्टच काम करेल ते। असं काढा बनवून द्यायचा, नंतर थोडस धूमपान करायचं, धूम वरती मिळते डायरेक्टली। किती वेळ करायचं? आहार त्याला घ्यायचं। धूमपान किती वेळ करायचं? 2 मिनिट 3 मिनिट असं। आणि जे आपलं रेग्युलर जे काढा असतो एसटी मधूचा फांट पाजवायचा त्यात। आपण तुम्ही एसटी मधूचं भरड असेल तुमच्याकडे तर ते उकळून पण तुम्ही त्याचा फांट करू शकता। हो आहे। आणि मग संध्याकाळी खिचडी वगैरे खायला दिलं तर आरामात होऊन जातं, बस कॉम्प्लिकेशन्स नाही येऊ द्यायचे, होऊन जातं।
फक्त कार्डियक कॉम्प्लिकेशन साठी टाळायचं हा एक्झॅक्टली, पण- कार्डियक कॉम्प्लिकेशन्स नाही होऊ द्यायचे. महत्वाचं ते असतं. वमनामध्ये कसं, कारण वमनाचा उपद्रव, हृदयरोग आणि असे मोठे मोठे उपद्रव सांगितले, त्याच्यामुळे थोडस वमनाबद्दल Cancer विरेचन patient. पेशंट्स विरेचन घेतात लोक, पण वमनाला जरा घाबरतात. कारण उलटी म्हटलं की त्रास वाटतो ना त्याच्यामुळे. अभाव म्हणजे चॉईस ऑफ पेशंट पण महत्वाचा. पेशंटचं सिलेक्शनही महत्वाचं असतं. यस, चलिए फिर आज के लिए रुके. सो आई थिंक वमन का प्रयोग और किस प्रकार से वमन करना चाहिए, इसी को लेकर ये आज का सत्र था. चलिए, थँक्यू मॅडम. ओके, चलिए फिर कल परसों मिलते हैं, अभी संडे. नमस्ते.